तो बेटा ध्यान से लास्ट क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने पढ़ा था बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी पढ़ा था बेटा? जीरो ऑर्डर। आज अपन पढ़ेंगे बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपने सबसे ज्यादा इसी के क्वेश्चन है। ठीक है, जो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अपने पास शुरुआत में जो क्वेश्चन है वही करना है। जब भी क्वेश्चन आए आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखना है, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे ए और ये जीरो, किसी टाइम टी इक्वल टू टी वन पे इसमें से एक्स अमाउंट चला गया। कितना अमाउंट चला गया? इसमें से एक्स अमाउंट चला गया, तो इसमें एक्स अमाउंट बन गया। तो आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा? के। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे को यहाँ पे a माइनस एक्स की पावर 1 लिखा है, मैंने a माइनस एक्स क्यों लिया, a क्यों नहीं लिया भाई? हाँ, तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन लेना तो a क्यों नहीं लिया? a भी तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है। क्योंकि आप सर रिएक्शन की रेट चेंज होगी टाइम के साथ साथ में, और ये तो a इनिशियल है, a माइनस एक्स है किसी टाइम t पे कंसेंट्रेशन। तो आप किसी रेट स्पीड किसी टाइम पे तो पूछोगे नहीं, तो t इक्वल टू जीरो पे स्पीड पूछोगे, वहां तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। भाई आपने कहा कि मुझे किसी गाड़ी की रेस का पता करना है, तो स्टार्ट हो उसके बाद, चलने के बाद ही तो पूछोगे ना। जब वो खड़ी है तब क्या पूछोगे? ये तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई यहाँ पे, इसके जस्ट शुरू होगी इस पॉइंट पे, तो शुरू होते टाइम t1 आ जाएगा, और टाइम t1 पे कंसेंट्रेशन a नहीं होगी, क्या होगी बेटा? a माइनस एक्स। और जब a माइनस एक्स होगी उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? k इंटू ए माइनस एक्स की पावर है 1। और जैसे ही मुझे ये आया बेटा, मुझे एक चीज समझ में आ गई कि a माइनस एक्स क्या है? रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है किसी टाइम t1 पे। अब मुझे पता है कि धीमे 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 रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन घटेगी, और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन घटेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगी। मतलब क्या हुआ? ये रिएक्शन शुरुआत में तेज भागेगी, फिर धीमे धीमे क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। धीमे धीमे क्या हो जाएगी? कम। और फिर धीरे धीरे कम होती होती बहुत ज्यादा, लास्ट में तो बस शुरुआत में बहुत तेज, लास्ट में बहुत तेज स्लो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ओवर ए कंसेंट्रेशन, और पावर की भी क्या है बेटा? 1। आई वास्तव में तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल है कंसेंट्रेशन के, जैसे कंसेंट्रेशन बदलेगी ये भी बदलेगा। बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो बेटा ध्यान से, ये तो डिफरेंशिएट रेट लो हो गया। अब हमें इसे इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है बेटा? इंटीग्रेशन। तो मुझे पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? चेंज इन कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dx अपॉन dt। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? dx अपॉन dt इक्वल टू k अपॉन a माइनस एक्स। ऐसा लिखा जा सकता है। अब बेटा सिंपल सी कहानी है, मैं इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसे लिख दूं बेटा, ध्यान से देखो, dx इक्वल टू के ए माइनस एक्स, ऐसा लिख सकता हूं बेटा dt। और दोनों तरफ क्या कर दो बेटा? इंटीग्रेशन। और सॉरी, इसको भी इधर ले आते हैं, ए माइनस एक्स को भी, ए माइनस एक्स को इधर लिए और dt को उधर भेज दिया, और दोनों तरफ अपन क्या करने लगे बेटा? इंटीग्रेशन। क्या करने लगे? अब बेटा इंटीग्रेशन होता है, देखो कैसे, आपको पता है बेटा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? ln x। क्या होता है बेटा? ln x। इसी तरह से बेटा 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? 1 अपॉन बी ln a प्लस बी एक्स। ए क्या है? कांस्टेंट, और बी क्या है? एक्स से मल्टीप्लाई कांस्टेंट। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए माइनस बी एक्स क्या होगा बेटा? माइनस 1 अपॉन बी ln। बोलो ये दिक्कत, कोई दिक्कत है इसमें? तो कहानी तो वही है बेटा, ये रहा ए, यहाँ बी कितना है? 1, माइनस 1 बोल दो, या क्या बोल दो? माइनस 1 या 1 बोल दो। क्लियर है? तो बी कितना है बेटा? 1। तो इस के डी टी का तो इंटीग्रेशन क्या होगा? के टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस एल एन ए माइनस ए एक्स, क्योंकि बाहर तो बना है। बोलो कोई दिक्कत है? वो इंटीग्रेशन समझ में आ गया। अब सी वही इंटीग्रेशन कांस्टेंट है बेटा। अब मुझे पता है कि बेटा अपने जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। टाइम टी इक्वल टू जीरो पे ये ए था, ये जीरो, किसी टाइम टी इक्वल टू टी1 पे ये ए माइनस एक्स, तो ये एक्स। तो मुझे एक बात है, जब टाइम टी इक्वल टू जीरो उस वक्त एक्स कितना है? एक्स एक्स कितना है? जीरो। और एक्स जीरो तो इक्वेशन में पुट कर दो, तो एक्स की हमें पता है जब टाइम टी इक्वल टू जीरो उस वक्त एक्स इक्वल टू कितना है? जीरो। तो बेटा इक्वेशन ये रही है अपने पास में, एक्स की जगह जीरो रखा तो क्या आया? माइनस एल एन ए, और टाइम की जगह जीरो रख दिया, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? जीरो। तो बेटा इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आ गया? माइनस एल एन ए। तो इस समझ में आया बेटा? सी इक्वल टू क्या आ गया? माइनस एल एन ए। कहीं पे भी चेक कर लो, जहां मेरे पास जो अवेलेबल डाटा उसी से चेक करूंगा। मेरे पास जो क्या है बेटा? अवेलेबल डाटा, उसी को यूज करूंगा। मेरे को डाटा तो पता ही नहीं है टी1 का, मुझे डाटा टी1 पे मुझे क्या पता क्या चीज चल रहा है? सी की वैल्यू कैसे पता करूं? सारी बात में, और टी1 तो टाइम के साथ बदलेगा।
पर जीरो पे तो पता है ना जीरो ही है भाई, जहां का मुझे एक जगह प्रूव करना है तो झूठा है, कोई एक बात पता लग जाए तेरी तो झूठा है। क्लियर है? तो भाई कोई चीज पता होनी चाहिए हमें, तो कहीं पे पता करो भाई सी तो कांस्टेंट है, तो मेरे लिए जो सबसे सस्ता पड़ेगा, सबसे सही पड़ेगा, मैं उसी को यूज करूंगा। और टी इक्वल टू जीरो पे मुझे आसानी से मिल रहा है, बिना किसी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का काम बन गया ना अपना भाई। वरना मुझे x1 बताता कोई, t1 पे तो x बताना पड़ता, मुझे पता ही नहीं है। अभी तो मैंने x से तो लिखा है, x तो कुछ भी हो सकता है, अगला अब देगा मुझे बिना इन्फॉर्मेशन पता कर लिया मैंने, इसलिए मैंने t इक्वल टू जीरो लिया। ठीक है भाई, c तो कांस्टेंट हर जगह होना चाहिए सेम। अब बेटा ये जो c इक्वल टू माइनस एल एन ए आई, यहाँ c की जगह पुट कर दो बेटा। जैसे पुट करोगे क्या आएगा बेटा, माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी माइनस एल एन ए, हमने सी की जगह डाटा पुट कर दिया बेटा यहाँ पे। अब बेटा मैं इस माइनस एल एन ए को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एल एन ए, तो क्या हो जाएगा एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। अब देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स, एल एन ए माइनस एल एन ए बी। बोलो कोई दिक्कत है? तो एल एन ए माइनस एल एन बी क्या हो गया, एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। और आपको पता है एल एन को लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2.303 log a अपॉन ए इक्वल टू के टी। ये भी बेटा लो है, ये भी लो है, लेकिन हमें यही यूज करना है। क्यों? क्योंकि सर हमें log की वैल्यू जाती है, हमें किसकी वैल्यू जाती है, log की। तो अपन क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया बेटा अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे बात में नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, अब अपन फिर से बात करते हैं बेटा कि टी हाफ के लिए, किसके लिए बात करते हैं बेटा, हाफ लाइफ के लिए। किसके लिए बात करते हैं हम क्या, हाँ बेटा जी, बेटा एल एन ए अपॉन एल एन, एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है, तो देख ये रहा एल एन ए और ये रहा एल एन बी, एक तरह से आगे समझ में, बोलो। अब बेटा देखो हाफ लाइफ कल पढ़ी थी, क्या होती है हाफ लाइफ, कि वो टाइम जब आधा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। तो मैंने कहा टाइम टी इक्वल टू जीरो पे ये कितना है ए, तो टाइम टी इक्वल टू टी हाफ पे कितना होगा बेटा, ए बाई टू। क्या होगा बेटा, ए बाई टू। बोलो कोई दिक्कत है? तो टाइम टी हाफ पर कितना होगा, ए बाई टू। क्या होगा बेटा, ए बाई टू। बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? अब जो बेटा देखो, जब टाइम टी इक्वल टू टी हाफ है तो एक्स इक्वल टू कितना होगा बेटा, ए बाई टू। कितना होगा बेटा, बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? ये श्योर है? अब बेटा आपने वो कुछ नहीं करना, इक्वेशन में पुट कर दो। जब टाइम टी इक्वल टू टी आप है तो हमें पता है कि आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला गया, इसका मतलब एक्स इक्वल टू ए बाई टू है। तो एक्स की जगह क्या पुट कर दो बेटा, मैं ए बाई टू। तो जैसे बेटा मैं एक्स की जगह ए बाई टू पुट करूंगा क्या आ जाएगा, 2.303 log ए अपॉन ए माइनस एक्स, और एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया बेटा, ए बाई टू। क्या पुट कर दिया बेटा, ए बाई टू। बोलो कोई दिक्कत है? इक्वल टू के टी हाफ। आगे समझ में? अब देखो बड़ा ध्यान से, तो मुझे पता है a माइनस ए बाई टू कितना होता है, a बाई टू। तो क्या आ गया 2.303 log ए टू। बोलो कोई दिक्कत है? आगे बात समझ में? और आपको पता है ये क्या है बेटा, log टू की वैल्यू कितनी होती है, आप तो इसको एक बार ऐसे लिख लो, देखो के टी यहाँ पे तो मैं टी आपको ऐसे लिख सकता हूँ 2.303 log के, कई बार यहीं पे क्यों सुना, यहीं पे पूछ लेता है टी आप इक्वल टू 2.303 log 2 अपॉन के। और आपको पता है बेटा इस वैल्यू को मैं वापस एल एन टू भी तो लिख सकता हूँ, कई बार ऐसे ऑप्शन में लिखा रहता है एल एन टू बाई के, एक ही बात है। और मुझे पता है बेटा log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। पुट कर दो और सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 0.693। इससे सर आपने ओपन करके क्यों बताया, सीधा बता दीजिए, हमें तो सीधा भी आता है। मैंने इसलिए बताया ताकि तुम्हें याद रहे कि 0.693 इस चीज का वैल्यू है, क्योंकि काम आता है। कई बार क्या होता है कैलकुलेशन में 0.693 होता है, इसे ओपन कर लो 2.303 इंटू 0.3010 कटता है आगे, जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो 2.303 कटता है, याद रखना ठीक है। तो टी आप इक्वल टू 0.693 अपॉन के। इससे हमें मिला क्या बेटा सीखने को, सर सामने देख रहे, देखो बेटा यहां से आपको क्या पता लगा कि सर टी हाफ कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। मतलब इस रिएक्शन का शुरुआत से लेके अंत तक जब भी टी हाफ आएगा हमेशा क्या रहेगा, सेम। कि सर टी हाफ सेम कैसे आ सकता है, क्लियर है? अब देखो हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम डिस्टेंस बदल रहे हैं, यहाँ बदल मतलब अलग अलग टी आपका मतलब अलग अलग डिस्टेंस है, लेकिन अब की बार वेलोसिटी भी तो बदल रही है, स्पीड कौन सी सेम है, टाइम सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, टाइम है। तो अपन ने क्या पढ़ा, देखो एक बार देख लो फटाफट, सिंपल सी कहानी, अपने को इंटीग्रेटेड रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना था। अपन ने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन पावर 1 है, अपन ने बेटा इसका इंटीग्रेशन किया, क्या किया बेटा,
इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन किया अपने पास इक्वेशन आ गई, और इक्वेशन क्या है 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के टी, ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। उसके बाद हमने टी हाफ क्या होता है बेटा, एक्स की वैल्यू a/2, तो एक्स की जगह a/2 रखा तो टी हाफ क्या आ गया 0.693 अपॉन के। तो काम की दो चीज क्या मिली बेटा इस इक्वेशन में कि सर एक तो ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए माइनस एक्स की पावर है 1, दूसरा क्या है बेटा कि के टी इक्वल टू 2.303 log ए का मतलब क्या इनिशियल कंसेंट्रेशन ए माइनस एक्स मतलब फाइनल कंसेंट्रेशन, ये के टी आ गया, और टी हाफ कितना आ गया बेटा 0.693 अपॉन के। ये तीन फॉर्मूले आपको याद करने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटा हमें इसके ग्राफ बनाने हैं, क्या बनाने हैं बेटा ग्राफ। तो पहले चीज हमें क्या मिल गई बेटा, जो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वो क्या है कांस्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू कंसेंट्रेशन, पर के पे डिपेंड करता है। तो मैं अगर कहूं टेम्परेचर बदलने से टी बदल सकती है क्या, आप कहोगे हाँ टेम्परेचर बदलने से के बदलता है, के बदलने पे ये भी बदलता है। अब जो बेटा सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और कंसेंट्रेशन में। तो आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन कहां पे लिए मैंने, वाई एक्सिस पे, कहां पे लिए, कंसेंट्रेशन कहां पे लिए, तो y इक्वल टू कैसा ग्राफ बना बेटा के एक्स, तो ऐसा ही बनेगा, और स्लोप क्या आएगा के। फिर बेटा टी हाफ वर्सेस कंसेंट्रेशन में, तो आपको पता है टी हाफ किसके इक्वल है बेटा 0.693 अपॉन के, तो ये तो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता मतलब कांस्टेंट रहेगा। तो कैसे आएगी बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, और इस इंटरसेप्ट की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा 0.693 अपॉन के बराबर नहीं है बेटा, क्योंकि वैल्यू तो ये है ना टी हाफ तो हमेशा इसके बराबर है, हमेशा कांस्टेंट और इसके बराबर। तो ग्राफ ऐसे बोल रहा है टी हाफ और कंसंट्रेशन है, ग्राफ का इंटरसेप्ट इतना तो के बताओ, तो जो भी वैल्यू देगा उसको हम एक्स के बराबर इसके बराबर कर देंगे और के निकाल लेंगे, सीधा के नहीं निकालेंगे ना, बोलो कोई दिक्कत है, अरे वैल्यू एक्स बोली है मैंने कोई, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा। अब देखो ध्यान से इधर देखो ln a अपॉन a माइनस एक्स किसके इक्वल है बेटा के टी के, बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो बेटा ln a अपॉन a माइनस एक्स अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ऐसे लिख सकता हूं ln a माइनस एक्स अपॉन a, और इसको उल्टा करूंगा तो बाहर माइनस आएगा, और इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ तो इधर माइनस आ जाएगा, क्या इसमें कोई दिक्कत है। देखो ln a अपॉन एक्स a माइनस एक्स इक्वल टू के टी था, मैंने इसको उल्टा करके लिखा ln a माइनस एक्स अपॉन a इक्वल टू के टी, बाहर क्या था बेटा माइनस, और इस माइनस को उधर पहुंचा दिया, ये आ गया। अब मुझे पता है ln a अपॉन b है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ln a माइनस ln b इक्वल टू माइनस के टी, इस ln a को उधर भेज दो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी ln a माइनस एक्स इक्वल टू ln a माइनस के टी, बोलो कोई दिक्कत है। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं बेटा ln a माइनस एक्स, किसमें बेटा ln a माइनस एक्स और t में, ln a माइनस एक्स और ln a माइनस एक्स कहां पे लिया है बेटा y एक्सिस पे, ln a तो कांस्टेंट है क्योंकि ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, ये तो कांस्टेंट रहने वाली है, प्लस एम एक्स, तो ये y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स का ग्राफ है, और इसका स्लोप कैसा है नेगेटिव, तो ये ऐसा ही जाएगा बेटा ग्राफ, और शुरुआत कहां से होगी बेटा ln a से, और स्लोप किसके इक्वल है माइनस के। तो हमसे क्वेश्चन क्या आता है कि ln a माइनस एक्स और t में ग्राफ बनाया, उस ग्राफ का स्लोप फलाना फलाना कुछ है, तो के बताओ, बता दोगे, जो भी है वो स्लोप माइनस में होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा किया जाएगा, और ऐसा बेटा आपको ln a की इंटरसेप्ट देके a की वैल्यू भी पूछ लेगा। अब ये ln में ग्राफ था, मैं इसको log में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, किसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा अरे इसको 2. log a माइनस एक्स इक्वल टू 2.303 log a माइनस के टी, और फिर पूरी इक्वेशन को 2.303 डिवाइड कर दो तो यही इक्वेशन आएगा, देख लो एक बार, ये आएगा ना एक तरह से, सबके मल्टीप्लाई में था डिवाइड कर दिया। अब मैं वापस ग्राफ बनाना चाहता हूँ log a माइनस एक्स और a t में, तो log a माइनस एक्स कहां पर है बेटा y एक्सिस पे, ये तो कांस्टेंट है प्लस mx, तो स्लोप कैसा है इंटरसेप्ट, स्लोप कैसा है बेटा माइनस के अपॉन, ये है ना बेटा आपकी बार स्लोप, और स्लोप कैसा है नेगेटिव, तो स्लोप क्या आएगा माइनस के अपॉन 2.303। अब क्वेश्चन में फंसाता कैसे कि कई बार आपको याद नहीं रह पाता ln a माइनस एक्स और t के ग्राफ में कहता स्लोप इतना है, अब आपको याद आता है कि स्लोप ये था या दोनों से आंसर लगाएगा, तो अच्छे से देख लेना, ग्राफ बनाना है घर पे जाके खुद से, मतलब बिना देखे एक बार रफ कॉपी में ग्राफ बनाना, इक्वेशन तो आप बना ही लोगे इससे, भाई सी की तो बनाए हुआ है, ये याद होनी चाहिए तो ये तो बन जाएगी, क्लियर है। तो आपको पता होना चाहिए ln, और वैसे भी पता है ln वाले में तो नहीं होगा, ln को log में कन्वर्ट करते तो 2.303 डिवाइड में आया,
आगे समझ में, माइनस के अपॉन ए, तो दोनों में आंसर लगाएगा बेटा। देखो क्वेश्चन में बोलेगा ऐसे कि log a माइनस एक्स और टी में ग्राफ दिया तो स्लोप पूछेगा, तब स्लोप की वैल्यू देके के पूछ सकता है और इसमें देके पूछ सकता है। दोनों में ये छोटी छोटी गलती जो बच्चा करता है। क्लियर है? ऐसा, ताकि इक्वेशन साफ सुथरी बने। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन बोर्ड में भी आती है, डेरिवेशन आती है, ये ग्राफ और आप ग्राफ बनाना आता है या तो सीधा ग्राफ के लिए से डेराइव नहीं, ग्राफ तो सीधा बनाना आता है और डेरिवेशन आती है। ऐसा ग्राफ बना के भी ऑप्शन देके पूछ लेता है बेटा, बोर्ड में भी आते हैं ऐसे, जेई नीट में तो आते हैं, बोर्ड में भी ग्राफ देके पूछ लेते हैं। ऐसे ऑप्शन देते हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है, या कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए log a माइनस और टी के बीच में ग्राफ बनाओ। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर वाला बोर्ड में भी आता है और नीट जे में तो आना ही आना है। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? अब नेक्स्ट देखो ध्यान से बेटा, ये अपनी जो इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूं बेटा मैं, इसको देखो ध्यान से, जो अभी अपने पढ़ा ln a माइनस एक्स अपॉन a इक्वल टू के टी, अभी उल्टा करके माइनस के टी, सॉरी। अब इस ln का मतलब क्या होता है, log बेस e, ln का मतलब log बेस e होता है। और आपको log की एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी बेटा कभी, कि log a की पावर b इक्वल टू एक्स, तो b किसके इक्वल आता है बेटा, b इक्वल टू a की पावर x आता है। तो बेटा इस log की बेस कितना है बेटा, e, तो log e की पावर a माइनस एक्स अपॉन a इक्वल टू माइनस के टी। तो बताओ a माइनस एक्स अपॉन a किसके इक्वल आएगा, e की पावर माइनस a के टी। तो बताओ a माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया बेटा, a इंटू e की पावर माइनस के टी। a को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया बेटा, ये इक्वेशन आई। अब a माइनस एक्स क्या है बेटा, आपकी फाइनल कंसंट्रेशन। a माइनस एक्स क्या है बेटा, तो उसको हम एनटी से लिखेंगे। a क्या है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको किससे लिख दिया, ni से, e की पावर माइनस a के टी। ये इक्वेशन पूछ लेता है, इस इक्वेशन का वैसे कोई क्वेश्चन नहीं है, इसे ऑप्शन में देता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए कौन सी इक्वेशन फॉलो करती है, तो एन टी इक्वल टू एन आई की पावर माइनस ए के टी। आगे बात में नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से कि एन टी इक्वल टू क्या होता है बेटा, एन आई ई की पावर नीचे के टी भेज दूं। अब हमें ग्राफ बनाना है बेटा कंसंट्रेशन वर्सेज ए टाइम में। तो मुझे पता है, देखो पहले मैं रिएक्टेंट, क्योंकि ये एन टी किसकी कंसंट्रेशन है बेटा, रिएक्टेंट की। अब मुझे बताओ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी, नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ये घटेगा। तो मैंने कहा रिएक्टेंट मेरा इनिशियली एन आई था, क्या था, एन आई मतलब ए था। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली ये घटेगा बेटा, लेकिन घटते घटते इनफाइनाइट पे जीरो होगा, क्योंकि जब टी इनफाइनाइट रखूंगा तो तभी तो नीचे ई इनफाइनाइट आएगा। तो ये ग्राफ इस तरह से इनफाइनाइट को पकड़ लेगा। अब अगर रिएक्टेंट ऐसे एक्सपोनेंशियली घट रहा है तो प्रोडक्ट भी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इस तरह से आएगी बेटा। अब मैंने इस ग्राफ से सीखा क्या कि ये ग्राफ ऐसे बोर्ड में नहीं आता, फिर भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान से समझो कि इसमें क्वेश्चन क्या आता है। जे नीट में खूब पूछते हैं बेटा इस ग्राफ को कि ग्राफ बनाओ ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या है बेटा, इससे पता क्या लगा, देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन खत्म ही नहीं हुई, इनफाइनाइट पे खत्म होगी, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट है। और इसको भी ध्यान से समझो ना, इसका टी एफ हमेशा सेम है। मैंने कहा रिएक्शन के शुरुआत में 10 मोल थे या 100 मोल थे, तो 100 से 50 आई 2 घंटे में, तो 50 से 25 कितने घंटे में आएगी, 2 घंटे में। भाई रिएक्शन तो सेम है ना बेटा, 100 था, 100 से 50 आने में 2 घंटे लगे, तो 50 से 25 आने में भी, 25 से 12:30 आने में भी, 12:30 से 6.2 आने में भी। सोच के देखो शुरुआत में 50 खत्म हो गए 2 घंटे में, और यहाँ पे देखो 6 ही खत्म नहीं हो रहे 2 घंटे में। फिर अगले 3.5 आने में भी 2 घंटे, फिर 3.25 से 1.25 जाने में भी 2 घंटे। तो ये तो बहुत लंबी रिएक्शन हुई ना, मतलब 0.001 आ जाएगा, उसका आ जाने में भी 2 घंटे। इसलिए रिएक्शन कभी कंप्लीट है, इसलिए हम बोलते हैं रिएक्शन 99.999% कंप्लीट होती है, कभी 100% कंप्लीट है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिएक्शन है जो 100% कंप्लीट होती है, जीरो ऑर्डर, और बाकी कोई सी कंप्लीट है। क्योंकि स्टेटमेंट देता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट, सॉरी रिएक्शन कभी भी पूरी कंप्लीट नहीं होती, तो क्या बोलोगे, 100% कंप्लीट नहीं होती, तो क्या बोलोगे, ट्रू। क्लियर है? या फिर क्या है कि 99.999% कंप्लीट होती है, हाँ ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट अपन यही चीज अपन सेकंड ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे, किसके लिए पढ़ेंगे बेटा, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में दो कंडीशंस पे पढ़ रहे हैं अपन। पहले कंडीशन क्या है बेटा कि व्हेन वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट, जब हमारे पास एक ही रिएक्टेंट प्रेजेंट हो और उसका ऑर्डर क्या हो, टू। पॉसिबल है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर क्या हो बेटा, टू। आगे बात में दूसरे इसी में कि इसी केस का दूसरा तरीका है कि आपके पास दो रिएक्टेंट प्रेजेंट हो,
दो रिएक्टेंट है, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 और इसके रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 हो, तब भी ऑर्डर क्या रहेगा 2। भाई एक रिएक्टेंट और उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 हो सकता है, या दो अलग अलग रिएक्टेंट हो लेकिन उनके रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर क्या हो सकता है, तो हो सकता है, एक एक हो सकता है। अब हमने कहा कि अगर ये रिएक्टेंट अकेला था तो ए था 0 था, ए माइनस एक्स से क्या बना बेटा एक्स। हमने कहा कि ए और बी दो अलग अलग रिएक्टेंट है और उनका ऑर्डर क्या है 1 1, लेकिन उनकी कंसेंट्रेशन सेम है। उनकी कंसेंट्रेशन क्या है, इसकी भी ए और इसकी भी, तो इसमें से ए माइनस ए एक्स और इसके भी क्या बनेगा ए माइनस ए एक्स। तो अगर मैं रेट लो लिखूं तो इससे लिखूं चाहे इससे लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के। अगर मैं इससे लिखूं तो ए माइनस एक्स की पावर है 1 और ए माइनस एक्स की पावर है 1, क्योंकि दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 माना हुआ है। अगर एक ही रिएक्टेंट है तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है के ए माइनस एक्स की पावर है 2। बोलो कोई दिक्कत है, पक्का। अब देखो बड़ा ध्यान से, हमें पता है dx अपॉन dt इक्वल टू क्या होता है के ए माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा dt को उधर भेज दिया, ए माइनस एक्स को स्क्वायर को इधर, और दोनों का इंटीग्रेशन किया। तो देखो के dt का इंटीग्रेशन तो क्या होता है बेटा के टी, और बेटा 1 अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर का इंटर क्या होता है, तो माइनस भी बेटा अंदर, तो मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा प्लस 1 अपॉन ए माइनस ए एक्स इक्वल टू के टी प्लस ए सी। बोलो कोई दिक्कत है, पक्का। अब बेटा जब बात करते हैं टाइम टी इक्वल टू 0 पे, क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई ना, इंटीग्रेशन बेटा 1 अपॉन ए माइनस है ना बेटा, इस -2 के कारण बाहर -1 आएगा, और इस माइनस एक्स का भी तो आएगा ना इंटीग्रेशन, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना। अब जो ध्यान से, तो ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। अब वापिस वही कहानी है, सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जब टाइम टी इक्वल टू 0 है तो एक्स कितना होगा 0। इक्वेशन पुट करो, जैसे पुट करोगे तो टी की जगह 0 रख दो, एक्स की जगह 0, तो 1 अपॉन ए इक्वल टू के इंटू 0 प्लस ए सी। बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो बेटा ध्यान से, तो अब अपने को पता लग गया बेटा सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा एल, तो 0 ऑर्डर के लिए 0 था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था बेटा एल एन ए, और इसके लिए क्या है 1 अपॉन ए, उसके लिए माइनस एल एन ए था, माइनस था ना, हाँ माइनस था। बोलो कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे सी इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन ए, पुट कर दो बेटा सी की जगह ये इक्वेशन यहाँ रहा सी, तो 1 अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी की जगह क्या लिख दिया 1 अपॉन ए। तो मैं इस 1 अपॉन ए को उधर भेज दूं तो क्या आ जाएगा के टी इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है। ये अपना आ गया बेटा इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर ए सेकेंड ऑर्डर। यहाँ ये जो सेकेंड ऑर्डर है बोर्ड में नहीं है, सेकेंड ऑर्डर सिर्फ किसमें है जेई और नीट में। आगे बात समझ में, इस तरह का। बोलो कोई दिक्कत है। अब इसकी हाफ लाइफ निकालनी, हाफ लाइफ का मतलब क्या है, जब आधा अमाउंट किस समय चला जाए, सेम तरह का डेरिवेशन है, तो एक की जगह क्या कर दो बेटा, पहले ए 0 था, टाइम हाफ पे ये a/2 हो जाएगा, तो जो अपनी इक्वेशन है उसमें मैं x की जगह क्या रख दो बेटा a/2, तो kt इक्वल टू 1 अपॉन ए की जगह क्या लिख दो बेटा, मैं x की जगह क्या लिख दू a/2 माइनस ए, और मुझे बताओ a माइनस a/2 क्या होता है बेटा a/2, और इसको मैंने लिख दिया kt हाफ इक्वल टू a/2 को क्या लिख दिया बेटा 2/a माइनस ए हाफ माइनस ए, और बचेगा क्या बेटा के टी इक्वल टू 1/a, के टी इक्वल टू क्या बचेगा बेटा 1/a, तो के टी हाफ इक्वल टू, तो टी हाफ क्या आ गया 1 अपॉन ए के। तो देखो बेटा 0 ऑर्डर के लिए जो टी हाफ था वो था बेटा a अपॉन 2 के, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन के, और टी हाफ इसके लिए क्या है बेटा, तो मैंने कहा कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर टी हाफ बढ़ रहा है, इसका मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन है, कांस्टेंट है इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर है, और घट रहा है तो सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी हो सकती है, मोस्टली सेकंड ही मिलेगी, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी हो सकती है। तो देखो एक ही रिएक्शन है दुनिया में जिसमें कंसंट्रेशन बढ़ाने पे ए बढ़ेगा, क्लियर, अपने जो सिलेबस 0 1 2 में, तो 0 का याद हो गया, 1 हो गया और 2। अब अपन इसके बाद और भी देखेंगे, जहां तक कोई दिक्कत है पक्का। अब केस सेकंड है बेटा कि व्हेन दो रिएक्टेंट हो लेकिन उनकी जो डिफरेंट कंसंट्रेशन, उनकी कंसंट्रेशन क्या हो बेटा डिफरेंट हो। आपके पास दो रिएक्टेंट, एक ए था और एक ए बी था, तो इसमें से कोई अमाउंट एक्स लिया, इसमें से कोई अमाउंट है एक्स, ए माइनस एक्स और ए बी माइनस एक्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा के, इसके रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1, इसके रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर है, तो ए माइनस एक्स की पावर 1 बी माइनस एक्स की पावर है, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा डीएक्स अपॉन ए dt। अब जो बेटा dx अपॉन dt क्या आ जाएगा बेटा, इस पूरे पावर को नीचे ले आऊं, तो a माइनस एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स इक्वल टू के dt,
अब इसका इंटीग्रेशन तो अभी मैथ वालों को भी नहीं आता, तो तुम्हें मैथ में इंटीग्रेशन सिखाएंगे बेटा ना, ये इंटीग्रेशन सिखाएंगे ना, और इस इंटीग्रेशन को काट निकाल के सब सोल्व किया तो ये आया। ये मैथ वालों को याद रखना, बायो वालों को नहीं करना, ठीक है। तो तुम इंटीग्रेशन सिखा देंगे, फिर तुम्हारे लिए बहुत आसान है। अब सुनो ध्यान से, तो ये इंटीग्रेशन में याद रखना, देखो याद करने का तरीका, 1/b-a है, तो देखो b माइनस ए तो b माइनस एक्स a माइनस एक्स, और b को फिर उल्टा किससे मल्टीप्लाई किया, a से, और इसको b से। आगे बात में, तो 1/b-a ln, तो b माइनस ए क्या, तो b माइनस एक्स a माइनस एक्स, फिर उल्टा a/b, याद रह जाएगा। अब अपन बात करते हैं रेट लो फॉर एन ऑर्डर, किसके लिए बेटा, एन ऑर्डर, सीधा डाटा याद रखेंगे। देखो याद करने का तरीका, आपको जीरो ऑर्डर फर्स्ट सेकंड ऑर्डर का वो दूसरे पहले वाला तरीका तो याद है, 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a, हो गया, इतना तो याद है कि सर हमने ये पढ़ाई था, kt इक्वल टू 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। अब a माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, a की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई n माइनस वन, याद हो गया। अब इसमें आप किसी भी ऑर्डर का निकाल सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के, फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के किसी भी ऑर्डर का निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। n की वैल्यू क्या रखनी है, 1, लेकिन कौन से केस के लिए, जब दोनों रिएक्टेंट, मतलब आपके पास 4 रिएक्टेंट है, तो चारों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, सेम। डिफरेंट कंसंट्रेशन हुई तो बड़ा अजीब अजीब से आंसर आएंगे। आपको सेम कंसंट्रेशन के लिए, किसके लिए बेटा, कि आपके पास अगर 3 ऑर्डर की रिएक्शन है तो तीनों की कंसंट्रेशन भी क्या होनी चाहिए, सेम। अगर अलग हुई तो ये फॉर्मूला वर्क है। और तुमसे पूछ बल, अगर वो पूछे, कभी डेरिवेशन नहीं पूछेगा, ऐसे कर सकता है आपका टेस्ट लेने के लिए, कि आपको कहेगा 3 रिएक्टेंट ए बी सी, तीनों की कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो बताओ एन ऑर्डर का फॉर्मूला ये होगा क्या, तो मना कर देना, ये नहीं होगा, सेम में ही होगा। कब होगा, क्योंकि ये देखो इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है, सेकंड ऑर्डर के पहले वाले केस से, और सेकंड ऑर्डर का पहला वाला केस क्या, जब कंसंट्रेशन क्या हो, सेम। अब इसी तरह हम टी हाफ भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं बेटा, टी हाफ। टी हाफ क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, टी हाफ होता है 2 की पावर n माइनस वन, याद रखना 2 की पावर है n माइनस वन डिवाइडेड बाई a की पावर n माइनस वन और n माइनस वन। ये फॉर्मूला याद रखो, इसमें n इक्वल टू 1 को छोड़ के फर्स्ट ऑर्डर पे काम नहीं करता बेटा, क्योंकि n इक्वल टू 1 रखते इनफाइनाइट हो जाता है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के किसी भी ऑर्डर का टी हाफ निकाल लो, किसी भी ऑर्डर का क्या निकाल लो, टी हाफ। बोलो यहां तक समझ में आया बेटा, पक्का। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन, क्या पढ़ेंगे बेटा, सूडो ऑर्डर रिएक्शन और उसके आगे की चीजें, ठीक है। अब हमारे पास कोई नया लो नहीं है, बस इसी चीज को अगली क्लास में सूडो पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।